नमस्कार दोस्तों, रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पीटीआई एग्जाम के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान बुद्धि टॉपिक। हमने 3 भागों के अंदर देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं बुद्धि के टॉप 45 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये 75 जो क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से आप 80% करने पर सफलता है वो आपकी होगी। 80% आप सही कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है। ये मानकर चलो कि आपकी 100% तैयारी है दोस्तों। इसलिए सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें और सभी जो 75 के 75 क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। लगभग इनमें से 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने जो गत परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं। बात करें हम अगर शिक्षा मनोविज्ञान की, तो बाल विकास, अधिगम, सीखने के प्रतिफल, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, समायोजन, बुद्धि, चिंतन, कल्पना, तर्क, ये सभी टॉपिक हमारे हो चुके हैं। सभी की पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर स्टोर के अंदर मिल जाएगी पीडीएफ, और साथ में आपको क्लासें भी वहां पर मौजूद है दोस्तों। तो चलते हैं क्लास की, और एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने दिया था। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। बहुखंड सिद्धांत या बहुकारक या असततात्मक सिद्धांत भी जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? गिलफोर्ड की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो गिलफोर्ड ने दिया था त्रिआयामी सिद्धांत। कौन सा दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपके लिए। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कब दिया? 1967 के अंदर यह सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या उपरोक्त सभी? पूछा क्या है? अवधारणाओं का विकास। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोरनडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? थोरनडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? बहुकारक सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए, मानसिक रूप से विकलांग बालक से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग बालक है जड़ बुद्धि, गुड बुद्धि, असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि? कौन सी मानसिक रूप से विकलांग है उसमें से कौन सी संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? असामाजिक कार्य वाली। ऑप्शन सी सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है वो किसने दिया मित्रों? द्विखंड बोलो, द्विकारक बोलो, द्वितत्व बोलो, दिया किसने था? ये दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। अब यहां पे बुद्धि का त्रिखंड किसने दिया? यह क्वेश्चन भी आपके बन सकता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वह किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा मित्रों? तो यहां पर आपको बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करके वो बालक है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा यह आपको क्या करना है? बताना है मित्रों। अब देखिए 12 वर्षीय बालक, वास्तविक आयु है 12, मानसिक आयु कितनी है उसकी? मानसिक आयु है 10 वर्ष, इंटू कर दो इसको 100 से। तो एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी आ रही है? यहां पे मानसिक आयु है 10 वर्ष। अब देखिए यहां पर 10/12 इंटू 100, आप क्या कीजिए मित्रों, यहां पर देखिए आप 10 को आप 2 से काटेंगे तो 5 बार, यह जाएगा कितनी बार? 4 बार, सॉरी 6 बार। 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब यहां पर देखिए 500 के अंदर हम भाग देते हैं 6 का, कितनी बार जाता है? 8 बार। 48 बचने को 2, आगे भाग हम देते हैं मित्रों तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 18 बच्चे 2, वापस 3, यानी 83.3 आया है। 83.3 आया है।
तो कौन सी बुद्धि होगी? औसत होगी, प्रतिभाशाली होगी, मंद बुद्धि होगा या जड़ बुद्धि होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। मंद बुद्धि की श्रेणी के अंतर्गत यह आएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? 4 आयाम। बुद्धि संबंधी जो मॉडल है गिलफोर्ड का, उसमें इनमें से कौन सा आयाम नहीं है? 3 आयाम बताए थे। देखिए, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद उन्होंने बताया था। तो संक्रिया ये रही, विषय वस्तु ये रही, उत्पाद ये रहा, लेकिन अंतर वस्तु ये नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। जो गिलफोर्ड ने 1967 में सिद्धांत दिया त्रिआयामी, वो मॉडल है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? आनुवांशिकता के आधार पर इनमें से निश्चय होता है ऊंचाई का। किसका होता है? ऊंचाई का। आनुवांशिकता के आधार पर नहीं होता, गलत बात। बताइए मित्रों, ऊंचाई का होता है क्या? निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। यह आपके सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2010 में। आगे चलिए, क्वेश्चन 10 में, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। 105, 90 से 110 वाले किस में आते हैं? सामान्य बुद्धि में। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 दोस्तों, बुद्धि के विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक। बुद्धि का जो विकारक नहीं है, यह त्रिकारक है मित्रों। विकारक तो कोई सिद्धांत ही नहीं है, यह त्रिकारक सिद्धांत है। अब बताना, त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चाहे आपसे पूछा जाए द्विकारक या त्रिकारक, दोनों के स्पीयरमैन है। आगे चलिए, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत नहीं है। यह तो एक तत्व सिद्धांत दिया किसने था? एक तत्व सिद्धांत बीने ने दिया था। किसने? बीने ने मित्रों, याद रखना। ये द्वितत्व है वह त्रिआयामी। क्या सही है? ये त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? त्रिआयामी सिद्धांत बताइए कमेंट करके। त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड का, तो ये भी नहीं है। अब बच्चा क्या? द्वितत्व है। तो ऑप्शन 2 आपका सही यहां पे रहेगा। त्रिआयामी सिद्धांत अगर त्रिखंड हो या त्रिकारक हो या त्रितत्व हो तो वो स्पीयरमैन का होगा। आगे चलिए, थोरनडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। थोरनडाइक की बात हो रही है यहां पे। थोरनडाइक का है बहुतत्व सिद्धांत। क्या सही है? ये थोरनडाइक ने दिया था क्या? बहुतत्व सिद्धांत। सही है, बहुतत्व सिद्धांत किसका है? थोरनडाइक का है। आगे चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था आपके त्रिआयामी सिद्धांत। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत प्रतिपादित किया? अब पूछा बहुखंड सिद्धांत है, यह किसने दिया मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था? थोरनडाइक ने दिया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, थोरनडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है यांत्रिक, सामाजिक और अमूर्त। अब यहां पे थोरनडाइक के अनुसार आपको बुद्धि के प्रकार बताने हैं। 3 प्रकार यहां पर दिए गए मित्रों, एक यांत्रिक है, दूसरा सामाजिक है और तीसरा अमूर्त है। ये तीनों के तीनों ही थोरनडाइक के अनुसार क्या है? बुद्धि के प्रकार है। ऑप्शन 4 उक्त तीनों सही रहेगा। निम्न में गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि संरचना सिद्धांत, जिसको बुद्धि संरचना सिद्धांत हम बोल सकते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था मित्रों? यह दिया था गिलफोर्ड ने। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 19, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? सबसे पहले कितने किए थे? 120, उसके बाद दूसरे में 150, तीसरे संशोधन में 180। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा आपका। 120 कारक बताए गिलफोर्ड ने, मौलिक रूप से 120 कारक बताए थे। फिर 1988 में विस्तार करके क्या कर दिए? 150 और उसके बाद 180 कारक इन्होंने बता दिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर है, गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ खाने इनमें से कितनी थी?
इनमें से 120 थी। कितनी थी? 120। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? जो विषय वस्तु आयाम है उसका घटक कौन सा नहीं है? विषय वस्तु में सूचनाएं, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, आकारक, ये सभी आते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सा संबंधित नहीं है उससे? प्रणाली नहीं है। प्रतीकात्मक तो है मित्रों, सांकेतिक या प्रतीकात्मक एक ही है। आगे चलिए, गिलफोर्ड के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान, कौन सा नहीं है इनमें से? संज्ञान नहीं है। ये तीन तो बताए थे गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन के संपर्ते को क्या नाम दिया? एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन का संपर्ते उसको नाम दिया था पार्श्विक चिंतन। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, गार्डनर ने वर्तमान के बुद्धि के कितने प्रकार बताए? वर्तमान में कितने बताए? यहां पर मूल भी दिए गए और वर्तमान में भी दिए गए। मूल तो उन्होंने 7 बताए थे मित्रों, लेकिन वर्तमान में 9 है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा आपका। आगे चलिए, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक को प्रकट करती है। यह विचार किसका था? यह विचार गार्डनर का था। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है मित्रों? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है गार्डनर। ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर, बुद्धि लब्धि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? बुद्धि लब्धि का विचार सबसे पहले दिया था बीने ने। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि परीक्षण के निर्माता या जन्मदाता थे? जो बुद्धि परीक्षण है इसके निर्माता या जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था? मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था बीने ने। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीने से रिलेटेड। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की गणना करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। कौन सा सही है? यहां पर देखिए, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। कौन सा सही रहेगा? 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब आगे थोड़े से क्वेश्चन है मित्रों, फास्ट देखते हैं। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने विकसित की? किसने की थी? बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा वो विकसित की थी टर्मन ने। दोस्तों ये बहुत सोचकर उत्तर देने वाला क्वेश्चन है। आगे, विकसित टर्मन ने की थी। आगे चलिए, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु है 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मानसिक आयु दी है 12, कालक्रमिक यानी वास्तविक आयु दी है 10 वर्ष, इंटू कर दो 100 से 0 से 0, 120 होगी। ऑप्शन 2 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा मित्रों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, 25 वर्ष के बालक जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, आईक्यू क्या होगा? बुद्धि लब्धि क्या होगी? 16 बट्टा 25 इंटू 100। 25 से 4 बार 16 चौक 64, तो 64। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, 12 वर्षीय सोवन की बुद्धि लब्धि 75 है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु कितनी है? 12, इंटू कर दो 100 से, बुद्धि लब्धि दी है हमें 75, कितनी? अगर 25 से ये 3 बार जाएगा तो ये 4 बार कट हो जाएगा, 4 से ये 3 बार, इधर ले जाओ 3 को, 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9, मतलब कितनी होगी? 4। मानसिक आयु क्या उसकी? 9 वर्ष होगी। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 35, एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक होते हैं, तो इसकी मानसिक, तो यहां पर एक 10 वर्ष का बालक है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, जबकि अधिकांश 6 वर्षीय बालक वहां पर रहते हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। कहने का मतलब क्या है कि एक 10 वर्ष का बालक है जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक रहता है, तो सीधी सी है उसकी जो मानसिक आयु है वो 6 वर्ष है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु होता है 16 वर्ष की आयु में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है,
एक बालक की आयु 12 वर्ष है। बीने का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त करता है तो 12 वर्ष का, लेकिन 15 वर्ष जितने क्वेश्चन वो सोल्व कर रहा है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, कितनी होगी बुद्धि लब्धि? 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 इंटू 5 125, कितनी होगी? 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है मित्रों, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल व प्रभावी बनाने में सहायक होती है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, मूक व बधिरू की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। किससे होता है मित्रों? मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से नहीं, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण से होता है और निष्पत्ति परीक्षण से भी होता है। तो सही रहेगा 4 नंबर 2 और 3 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, दंत आयु, कंकाल आयु और सामाजिक आयु, इनमें से देखिए कौन सा सही नहीं है? मानसिक आयु, कंकाल आयु, दंत आयु, सामाजिक आयु, ये रिलेटेड नहीं है, ये तीनों समान है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सन 1905 में निर्मित बीने साइमन परीक्षण में परीक्षणों की संख्या थी 30% थे 1905 के अंदर। 1908 1911 में संशोधन के बाद 59% कर दिए गए इसमें। आगे चलिए, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे मित्रों? कौन थे? अल्फ्रेड बीने थे। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि का आधार, बुद्धि का, बुद्धि है मित्रों, इस पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है मित्रों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? है तो 11 वर्ष का, मानसिक आयु है उसकी 10 वर्ष, वास्तविक आयु है 11 वर्ष, तो बताइए उसकी क्या होगी? तो 1000 के अंदर हम भाग देंगे 11 का, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 99 बचेगा 1, 10 में नहीं जाएगा 0, यानी कि 90 आ रही है। अब बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा औसत बुद्धि में। ऑप्शन 3 सही रहेगा, बुद्धि लब्धि 90 के आसपास। आगे चलिए, एक 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? 12 वर्ष का बालक है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो किस श्रेणी के अंदर आएगा? 1000 के अंदर 12 का भाग दीजिए, अपने आप आपका उत्तर आ जाएगा। 12 आटे 96, बच्चे 4, 40, बार 3 36, बच्चे 3, तो लगभग 83 के आसपास आ रही है। तो कौन सी बुद्धि लब्धि किस श्रेणी में आएगा? ये आएगा मंद बुद्धि में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 10 वर्षीय मोहन की मानसिक आयु 14 वर्ष है। 10 वर्षीय मोहन की मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या है इसकी? 140 आ रही है। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा प्रतिभाशाली। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, एक 16 वर्षीय किशोर जिसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो किशोर है 16 वर्ष का, मानसिक आयु है 15, कर दो गुणा 100 से, तो 1500 के अंदर में भाग कितने का देना है? 16 का देना है। 150 में 16 का भाग जाएगा 9 बार, 144। अब देखिए मित्रों बचे कितने? यहाँ पे 6 बचते हैं, 0 शेष है, तो ये 60 हो गए। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 48। अब शेष कितने बचे? 12। दशमलव लगाने पर 0 आएगा, तो 43, 93 दशमलव कुछ आ रही है, और 93 किस में आएगी? औसत बुद्धि के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बालकों की बुद्धि का एवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बालकों की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? पहला, उन्नति के लिए मापन में सहायक बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं, यह दुरुपयोग का संकेत देता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले की कितनी होती है? 70 से 90 के मध्य होती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 52 है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? घन का निर्माण करना, ये तो निष्पादन प्रकार का उदाहरण है। ब्लॉक का छेद में फिट करना, ये भी है। चित्रों के टुकड़े को जोड़ना, ये भी है। सरल गणित समस्याओं को हल करना, ये नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के बच्चे का औसत आईक्यू होता है। कक्षा 6 का जो बच्चा है उसका औसत आईक्यू 100 होता है मित्रों। ऑप्शन 3 यानी औसत बुद्धि, ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। ये सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है इनमें से? आर्मी बीटा टेस्ट है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा है? आर्मी बीटा टेस्ट। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। अन्य में अगर इनके अन्य देखें तो इनके अंदर देखिए आपका शिकांगो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आता है, संस्कृति मुक्त परीक्षण आता है, ये सभी इसी में शामिल है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है, किस वर्ग में आएगा? ये 125 है तो उच्च सामान्य बुद्धि में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन करती है? वेशलर बुद्धि मापने की बात हो रही है यहां पे। कौन कर रही है? अंकगणितीय सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क और चित्तर पूर्ति। वेशलर बुद्धि मापनी, चित्तर पूर्ति कर रही है। ऑप्शन 4 यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 57, बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी के किस परीक्षण में संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में प्रस्तुत कर बालक को भी उसी क्रम में उल्टे क्रम में संख्याओं को दोहराने हेतु कहा जाता है? किस क्रम के अंदर कहा जाता है? ये अंक विस्तार के अंतर्गत कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 58 में, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण बालकों के लिए, गूंगे बहरों के लिए, निरीक्षरों के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन 4 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है, बुद्धि के सूचना प्रक्रम यानी प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया था? बुद्धि के सूचना प्रक्रम उपागम का वर्णन किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? पहला है स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित सिद्धांत है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक बालक जिसकी दर से संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है तो वह उच्च होगा। किसमें उच्च होगा? वो स्थानिक बुद्धि पर उच्च होगा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक बालक जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है, उसका उच्च क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि उच्च होगी, ईक्यू उच्च होगा उसका। और एक सफलता में ईक्यू का 80% योगदान होता है, आईक्यू का मात्र 20% योगदान होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन 63 में, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। किनको रखते हैं मित्रों? जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो। आगे चलते हैं, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़ बालक। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? इनमें से कितनी होती है? सामान्य की 90 से 110 के मध्य, तो 100 सही रहेगा। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि, जो प्रतिभावान है उनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होगी, 120 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 67, यह औसत बुद्धि का द्योतक है। औसत बुद्धि होती है 90 से 110 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 68 है, जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 25 से कम। कितनी होती है? 25 से कम। आगे चलिए, विभिन्न श्रेणियों के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए मित्रों। तो करिए यहां पे, मंद बुद्धि 0 से 25, पहला ही सही है आपका। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली रखते हैं
कितनी बुद्धि? 140 से अधिक बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार। नेक्स्ट है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है पिछड़े बालकों की? 80 से 90 के बीच बुद्धि लब्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है मित्रों? संवेगों को पहचानने की क्षमता, संवेगों को समझने की क्षमता, संवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता, यह सभी जिसमें है उसकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी है। तो सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल गोलमेन संबंधित है, किससे संबंधित है? डेनियल गोलमेन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? डेनियल गोलमेन को जाता है। तो कैसे लगे ये 74 क्वेश्चन और आपने कितने सही अटेंड किए? नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से सभी साथी है वो कमेंट कर दें। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।